हिंद, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, इसमें लास्ट हमने मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य के कंसेप्ट को हमने क्लियर किया था कि मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य का जो कंसेप्ट था वो क्या था, और उससे रिलेटेड जो भी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजकीय व्यवस्था थी, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, उनके काल में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, उन सभी पर हमने डिस्कशन किया। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा। जो जो इस क्लास को देख रहे हैं और जिन्होंने पिछली क्लासेस सारी रेगुलर की हैं, तो उनसे मैं अपेक्षा यही करूंगा कि वो सभी प्रश्नों के उत्तर दे सके। और वो जो सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे तो मैं ये समझूंगा कि उनकी तैयारी अच्छी हुई है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, और उस सीख को लेकर वो आगे अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें भी वो सफलता हासिल जरूर करेंगे। तो इसी को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और जल्दी से शेयर कर दीजिए इस क्लास को अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन है हम उसी तरीके से लेते हैं कि आपकी स्क्रीन पर आएगा पहला क्वेश्चन और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने आपके स्क्रीन पर कि सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था। सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया। देखिए, राज्यादेश मतलब जो अभिलेख है, ठीक है, जो अभिलेख मैंने आप लोगों को बताए थे वही अभिलेख है इसमें, और उसको पूछा है कि किसने विकूटन किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? जॉर्ज वूहल, जेम्स प्रिंसेप्स, मैक्स मूलर, विलियम जॉन्स। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बी। कौन था व्यक्ति? जेम्स प्रिंसेप्स। जेम्स प्रिंसेप्स ने सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, उनका विकूटन किया था। किस वर्ष किया था? 1837 में उसने ये सफलता हासिल की थी। उससे पहले हम देखते हैं कि 1750 में अशोक का स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? दिल्ली में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं आपके सामने। 13वें शिलालेख द्वारा, रुम्मनदेई स्तंभ लेख द्वारा, ह्वेंग शांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो यहाँ पर आपके सामने ये चार ऑप्शन है। प्रथम शिलालेख द्वारा, रुम्मनदेई स्तंभ लेख द्वारा, हेंग शांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो क्या आंसर होगा इसमें? मैंने आप लोगों को जो शिलालेख बताए थे, 1 से लेकर 14 तक जो शिलालेख थे, बृहद शिलालेख थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कलिंग युद्ध का जिक्र जो है अशोक ने किस में किया है, किस शिलालेख में किया है। तो आंसर दे दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 13वां शिलालेख। जो 13वां शिलालेख था अशोक का, उसमें क्या बताया गया था? उसमें एक तो कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में बताया है अशोक ने। उसके अलावा आटविक नाम की जातियों का विवरण किया है, के बारे में बताया है, जो कि अपराध में संलग्न रहने वाली जातियां थी, जो मुख्य रूप से क्या करती थी? अपराध में लगी रहती थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं इसी तरीके से। चलिए उससे पहले देख लेते जो ये ऑप्शंस हैं, है ना, इसमें जो ऑप्शंस हैं उनसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें जो ऑप्शन डी है उससे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि प्रथम लघु शिलालेख में क्या पता चलता है, प्रथम लघु शिलालेख में अशोक ने किस चीज के बारे में बताया, किस चीज की घोषणा की है, क्या बताया है, तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, है ना। बिना ऑप्शंस के आप लोग आंसर दे सकते हैं कि पहला जो शिलालेख है अशोक का, उसमें अशोक ने किसके बारे में विवरण दिया है, किसके बारे में विवरण दिया है, जल्दी से बताइए। तो अशोक ने पहले शिलालेख में कहा है अहिंसा। क्या कहा है? अहिंसा कहा है, और पशु बलि पर रोक लगाई है। पशु बलि पर क्या किया है? रोक लगाई है। तो पशु बलि पर रोक लगाना और अहिंसा को बढ़ावा देना, ये सब बात जो है किसमें बोली गई है? प्रथम शिलालेख में अशोक ने इस चीज के बारे में बताया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन अगर बन जाए तो रुम्मनदेई स्तंभ लेख, रुम्मनदेई स्तंभ लेख कहाँ है? इसी ऑप्शन से क्वेश्चन बने। देखिए मैंने आप लोगों को जो इससे पहले कि अभी हमने पॉलिटी की क्लास की थी जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, तो मैंने लास्ट में जाते जाते आप लोगों को एक बात समझाई थी कि जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं,
है ना, वो क्वेश्चन जो भी हो उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से एक तो उसका आंसर होता ही है। मान लीजिए कि ए ऑप्शन है, लेकिन बी सी डी जो है हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन के आंसर हो। तो उस तरीके से कोशिश कीजिए कि वो जो 4 ऑप्शंस हैं उनसे भी आप लोग क्वेश्चंस बना सके, और जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लें और उनसे और कोशिश करें कि किस तरीके से और क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि रुम्मनदेई स्तंभ लेख कहाँ है, तो ये लुम्बिनी में है। कहाँ है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है वर्तमान में, लुम्बिनी ग्राम में है। इसी तरीके से इसी से ही एक और क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है कि अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? तो रुम्मनदेई शिलालेख है। कौन सा है? रुम्मनदेई शिलालेख। क्लियर है? तो इससे एक और प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है कि अशोक का आर्थिक विवरण या फिर अशोक का आर्थिक विवरण देने वाला एकमात्र शिलालेख कौन सा है? बाकी सारे शिलालेखों में क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में बताया गया है। लेकिन कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें केवल आर्थिक विषय पर चर्चा की गई है? तो वो कौन सा है? रुम्मनदेई शिलालेख ही है। कौन सा है? रुम्मनदेई शिलालेख। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाई हैं, और जिन्होंने पिछली सारी क्लासेस की हैं मैं मानता हूं कि उनके लिए कोई कठिन नहीं है, और मैं यकीन दिलाता हूं उनको जो रेगुलर क्लासेस के साथ बने हुए हैं। अगर कोई भी एग्जाम ऐसा है जिसमें जीएस का स्कोप है, जीएस आती है, तो उनसे कुछ भी नहीं छूटेगा इस जीएस में। मैं यहाँ से आप लोगों से बार बार इसी चीज़ को कह रहा हूँ। तो बस रेगुलर बने रहिए। जो लोग रेगुलर बने हुए हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर जाएंगे वो अपने जीवन में। मैं इस बात को कह रहा हूँ यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी। प्रश्न है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख होता है? अशोक के निम्नलिखित में से किसमें, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने तृतीय मुख्य अभिलेख, द्वितीय मुख्य अभिलेख, नौवां मुख्य अभिलेख या प्रथम स्तंभ लेख। तो कौन सा अभिलेख होगा, कौन सा शिलालेख होगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है ये। अगर जिन लोगों ने लास्ट वाली जिसमें अशोक और अभिलेख वाला जो चैप्टर किया है, क्लास की है अशोक और अभिलेख का, जो एक अलग क्लास ही थी पूरी, तो वो क्लास जिन्होंने की है वो इसका आंसर बड़े आराम से दे देंगे, क्योंकि सबको एक कनेक्ट करके मैंने आप लोगों को बताया था। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा आंसर इसका? आंसर बी होगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख। देखिए प्रथम शिलालेख से प्रश्न क्या था कि प्रथम शिलालेख में क्या बताया गया? अहिंसा को बताया गया है, पशु बलि को बताया गया है। तो दूसरे शिलालेख में क्या बताया था? जो पशु है, मैंने क्या बताया था कि पशु चिकित्सा, है ना, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा तो थी ही साथ में, तो पशु चिकित्सा को भी पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, पशु चिकित्सा को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके साथ ही दूसरी बात क्या थी दूसरे शिलालेख में एक महत्वपूर्ण, कि दक्षिण भारत के 4 राज्यों के विषय में बताया गया था। कौन कौन से राज्य थे? देखिए चोल चेर, पांड्य और सेतीय पुत्र या केरल पुत्र। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये 4 राज्यों के बारे में, दक्षिण भारत के 4 राज्यों के विषय में जो चर्चा की गई है वो किस शिलालेख में की गई है? ये की गई है दूसरे मुख्य शिलालेख में। पहले में अहिंसा, पशु बलि पर रोक, इस पर बात की गई है या नहीं की गई है? मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सभी शिलालेखों को बताया, 14 शिलालेख थे। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। आसान प्रश्न है ये और महत्वपूर्ण भी है, कई बार रिपीट होता है अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्वेश्चन है, सॉरी माफ कीजिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? देखिए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन है प्लूटार्क, जस्टिन, हेरोडोटस और मेगास्थनीज। तो इससे आसान प्रश्न क्या होगा? आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन डी कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसका राजदूत था मेगास्थनीज? जल्दी यही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ये था सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जल्दी से अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप समझ पा रहे होंगे। पहला दिया हुआ है धम्म महामात्र, दूसरा दिया हुआ है धम्म स्थनीय, तीसरा दिया हुआ है रज्जुक और चौथा दिया हुआ है कंटक शोधन। तो सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 और 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 और 4। 2 और 4 में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी 2 और 4। चलिए इसमें से आंसर दीजिए जल्दी से कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें न्याय व्यवस्था में कितने प्रकार के न्यायालय अस्तित्व में थे मौर्य काल में, उसके बारे में बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसका, 2 और 4। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? 2 और 4 दिया हुआ है। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? 2 और 4 दिया हुआ है। तो 2 वाले में क्या दिया हुआ है? 2 वाले में दिया हुआ है धर्म स्थनीय। क्या दिया हुआ है? धर्म स्थनीय। ऑप्शन 4 में क्या दिया हुआ है? और जो चौथा वाला दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कंटक शोधन। कंटक शोधन ये मैंने आप लोगों को बताया अच्छे से। धर्म स्थनीय में किस बात को बताया गया है? जो पारिवारिक मामले हैं, मुख्य रूप से दीवानी मामले हैं, फैमिली कोर्ट टाइप का, विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, है ना, ये सारे मुद्दों को इसमें बताया गया है। एक और बात मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो मौर्य काल है उसमें अर्थशास्त्र में जो है विवाह विच्छेद का भी प्रावधान किया गया था प्रशासनिक व्यवस्था में, यानी कि विवाह को जो है अलग कर सकते थे, तोड़ सकते थे, जिसे तलाक हम आज कहते हैं, उस समय कहा जाता था मोक्ष। मोक्ष जो है किसे कहा गया है मौर्य काल में? तलाक को, है ना, तलाक को मोक्ष मिल गया है ना, अलग हो गए। जितने भी कलेश था ना उस कलेश से अलग हो गए दो लोग, उसको क्या बोल दिया यहाँ पे? मोक्ष बोल दिया है। थोड़ा सा जो है इसको फनी टाइप कर दिया जाए कि मोक्ष। मोक्ष मेनली किसके लिए यूज होता है? कि जो धर्म का और जन्म पुनर्जन्म का जो चक्रव्यूह है उससे अलग हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया है? मोक्ष को तलाक से जोड़ा गया है, यानी कि विवाह विच्छेद से जोड़ा गया है, यानी कि एक दूसरे के बीच में जो कलेश हो रहा था ना उससे मुक्ति मिल गई, अलग अलग हो गए दो लोग। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर धर्म स्थनीय को दीवानी मामले थे। कंटक शोधन कौन से मामले थे? कंटक शोधन न्यायालय में क्या होता था? जो फौजदारी मामले हैं ना। फौजदारी मामले मतलब कैसे मामले? फौजदारी मामलों का मतलब जैसे जो मारपीट है, हत्या है, उस प्रकार के मामले। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2 और 4, यानी कि धर्म स्थनीय और कंटक शोधन, ये 2 प्रकार के न्यायालयों के विषय में चर्चा की गई है अर्थशास्त्र में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये आसान प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? देखिए, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? अर्थशास्त्र में दिया गया है। कौन सा सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत, यानी कि 7 अंग बताए गए राजा के, एक राज्य के 7 अंग बताए गए, उसमें 7वां कौन सा बताया था? जल्दी से बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था ना, राजा को सिर कहा गया है, फिर दुर्गों को जो है भुजाएं कहा गया है। तो इस तरीके से जो अलग अलग वो बताए गए, जनपद को जांग कहा गया है। तो ये अलग अलग जो बताए गए थे अलग अलग, तो उसमें क्या था? 7वां कौन सा था? 7वें में, सप्तांग में 7वां कौन सा था? मित्र। और मित्र को क्या कहा गया था? कान। क्या कहा गया था? कान। तो ऑप्शंस में आपके मित्र है या नहीं है? है। तो 7वां अंग कौन सा है? मित्र। जनपद, दुर्ग, मित्र, कोश, तो यहाँ पर जो सी होगा वो क्या होगा? मित्र। आमत्य को आंखें कहा गया है। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया। जिन्होंने क्लास की है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें जो है हमने कैसे पीछे एक एक करके कवर अप की है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि ये क्वेश्चंस जो हैं लगातार आते रहते हैं और ये क्वेश्चन आए भी है, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर 10+2 लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ इन सब का एक मिक्सचर है कि 10+2 लेवल में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो अगर आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या यूपी टेट वगैरह या सुपर टेट, इन सब का क्वेश्चन। देखिए इन सब जो पेपर बनता है ना, देखिए इतिहास तो इतिहास ही है, वही इतिहास है। अब चाहे वो यूपी बीएड के एग्जाम में पूछ ले, यूपी पीसीएस में पूछ ले, है ना, या यूपी एसआई में पूछ ले, इतिहास तो नहीं बदलने वाला है कि भाई यूपी टेट वालों के लिए या यूपी बीएड वालों के लिए क्या किया जाए,
कि या फिर इतिहास को बदल दिया जाए, या फिर बिहार पीसीएस वालों के लिए क्या किया जाए कि इतिहास को बदल के पूछा जाए। तो ऐसा नहीं होता है। इतिहास तो इतिहास है, भारत एक है, पूरे भारत का एक ही इतिहास है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से चाहे बिहार पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, बिहार एसएससी दे रहे हो, यूपी एसएससी दे रहे हो, बिहार टेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, बिहार बीएड दे रहे हो, यूपी बीएड दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल लेवल दिल्ली पुलिस भी दे रहे हो, तो भी इतिहास वही रहने वाला है। तो अलग अलग क्यों पढ़ें, एक चीज पढ़ें और एक प्लेटफॉर्म से पढ़ें जो आपके सामने ये प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। लक्ष्य आपके सामने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, है ना। ज़्यादा सेल्फिश मत बनिए आप लोग, है ना। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है सेल्फिश बन रहे हैं कि खुद ही जो है सारा कुछ ज्ञान समेटना चाहते हैं, अपने दोस्तों में नहीं बांटना चाहते। ये तो दोस्तों के साथ दगाबाजी हो जाएगी फिर, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से सब में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपके स्क्रीन पर है कि कैसे इसमें दिखाया हुआ है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन चारों ऑप्शंस के सामने जो है उनके जगहों के नाम दिए, जैसे मास्की के सामने रायचूर। ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि एक जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो एक मास्की जो है, गुर्जरा है, नेट्टूर है, सासाराम है, ये सब क्या है, ये एक तरीके से लघु शिलालेख है और इनके सामने उनकी जगहों के नाम दिए हुए हैं कि ये यहाँ पर है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि उसके सामने सही जगह नहीं लिखी हुई। तो मास्की रायचूर कर्नाटक बिल्कुल सही है, ठीक है। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। नेट्टूर मैसूर कर्नाटक बिल्कुल सही है। सासाराम बंगाल ये गलत है ना, ये गलत है। तो क्या कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है आपका, ऑप्शन डी में है सासाराम, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, सासाराम दिया हुआ है। और सासाराम कहाँ है, इसमें सामने लिखा हुआ है बंगाल, तो सासाराम बंगाल में थोड़ा ही ना है, सासाराम है बिहार में। कहाँ है, बिहार में है सासाराम। तो यहाँ पे सीधा सा क्या हो गया कि कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है, आंसर हमें आराम से मिल जाता है अगर हमें ये पता है कि ये सब कहाँ कहाँ है। देखिए इसीलिए मैंने आप लोगों को सारा शिलालेख और अभिलेख कराया था, खासतौर पर जो बिहार पीसीएस दे रहे हैं या बिहार से रिलेटेड है उनके लिए। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है बिल्कुल ऐसा है, ये समझ लिए कि बिहार घर का ही इतिहास है पूरा, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं सारा कुछ जो है बिहार केंद्र रहा है एक तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास का। मगध जहाँ कहाँ की उत्पत्ति होती है, दक्षिण बिहार से होती है, और ये सारे घटनाक्रम को एक शुरुआत जो है वहाँ से होती है। तो यहाँ पर रटने वाली कोई चीज़ हो ही नहीं जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है, सुमेलित नहीं है। ये भी पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शंस वही दिए हुए, इसमें जो है टैक्स को पूछा हुआ है, जो कि टैक्स मैंने प्रशासनिक व्यवस्था में आपको बताया था, जो वाणिज्य वाला था उसमें, कि पहला दिया हुआ सीता, सीता के सामने लिखा हुआ राजकीय भूमि से होने वाली आय, तो बिल्कुल सही। रानी भाटी जी का एक क्वेश्चन था कि सीता क्यों नाम रखा गया, है ना। ये शायद रानी भाटी जी ने पूछा या फिर पता नहीं, शायद उन्होंने ही पूछा का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद उन्होंने ही पूछा था कि सीता ही क्यों रखा गया नाम। देखिए सीता मतलब क्या था कि पौराणिक कथाओं में क्या है, रामायण में क्या है कि सीता का जन्म जो है वो भूमि से हुआ है, और सीता जो है वो भूमि में ही समा गई थी, उन्होंने जो समाधि ली थी वो भूमि में ही समा गई थी फिर बाद में। तो इसीलिए जो भूमि है उसको सीता भी कहा जाता है। तो इस वजह से जो है जो भूमि थी उनसे जो होने वाली आय थी उसको सीता कहा गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो सीता है वो राजकीय भूमि से होने वाली आय है, ये बिल्कुल सही बताया है, ये बिल्कुल सही इसके सामने सही सुमेलित करता है। तो हमें ढूंढना है जो सुमेलित नहीं है। भाग, भाग क्या होता था, उपज का हिस्सा, तो बिल्कुल सही बात है, भाग जो है वो उपज का एक हिस्सा होता था। उपज का हिस्सा कितना होता था, कितना बताया था कि उपज का हिस्सा जो होता था 1/6 भाग, कितना 1/6 भाग, इसको कहते थे भाग। क्लियर है बात। इसके बाद जो अगला है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट है कि बलि एक प्रकार का राजस्व कर, बिल्कुल सही बात है। ये भी हमने देखा था कि एक प्रकार का राजस्व कर था, राजस्व कर, जिसको क्या कहा गया, बलि कहा गया। ठीक है, बलि मतलब किसी की बलि देना नहीं है, बलि एक कर है, एक टैक्स है। चलिए अगला जो दिया हुआ है इसमें हिरण्य अनाज के रूप में कर, हिरण्य क्या दिया हुआ है, हिरण्य अनाज के रूप में कर। तो ये अनाज के रूप में कर थोड़ी था, किस रूप में कर था, ये था नगद रूप में कर। ठीक है, नगद के रूप में हिरण्य जो था वो अनाज के रूप में कर नहीं था, वो नगद के रूप में। अनाज के रूप में क्या था, ये उपज का ये वाला हिस्सा जो भाग है 1/6। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि अब कैसे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, और जो भी चीज़ें मैंने कराई है ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। और अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं
कि इसमें से अधिकांश प्रश्न वो हैं जो बिहार पीसीएस में आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश की कई परीक्षाओं में आए हुए हैं, यूपी टेट में भी आए हुए हैं, सुपर टेट में, और इसके साथ साथ यूपी बीएड में तो जो है इसको कई बार दोहराया गया है। इन्हीं में से ही, इन्हीं प्रश्नों में ही कई बार दोहराया गया है, कई बार दोहराया गया है। इन प्रश्नों को अलग अलग परीक्षाओं में दोहराया गया है, दोहराव किया गया है, कई बार अलग अलग वर्षों में इसको दोहराया गया है। क्लियर। इसके साथ ही जो भी पुलिस के एग्जाम्स हैं उसमें भी इसको कई बार दोहराया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को लेकर, अपने क्वेश्चन सीरीज को लेकर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है? यानी कि अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? गुर्जरा में, अहरोरा में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में। सारनाथ में। तो अब इसमें से किसमें जो है अशोक का नाम लिया गया है ना? अशोक का नाम किसमें लिया गया है इसमें से? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर। आप लोग ने जो देखा है तो आप बड़े आराम से दे देंगे। तो ऑप्शन ए होगा गुर्जरा, है ना? जो गुर्जरा का अभिलेख है उसमें क्या बोला गया है? अशोक नाम बोला गया है। नहीं तो और सभी अभिलेखों में क्या बोला गया है? और सभी अभिलेखों में बोला गया है देवना पियदर्शी, देवना पियदर्शी बोला गया है, यानी कि देवों का प्यारा बोला गया है। तो यहाँ पे गुर्जरा, इसमें भी अशोक बोला गया है। ऐसे ही अगर हम ले लें और कितने अभिलेख हैं जिसमें अशोक ही नाम बोला गया है, जैसे गुर्जरा हो गया, मास्की है, नेट्टूर है और उदगोलम है, उदगोलम है। ठीक है, तो ये 4 ऐसे लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक को अशोक कहा गया है, ना कि क्या कहा गया है? देवना पियदर्शी कहा गया है। बात तो क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल सटीक। और देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया। मैं कह रहा हूँ कि हर एक एरिया को टच करने की कोशिश की है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और रेगुलर बने रहिए, क्लासेस को शेयर करिए। जितने लोग जुड़ेंगे उतनी ही और अच्छी क्वालिटेटिव चीजें आपको मिलेंगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये पिक्चर का अभी एंड नहीं है, ये तो अभी पिक्चर शुरू भी नहीं हुई है। ट्रेलर में दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं अभी ये है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो काफ़ी डीपेस्ट जाती है और अलग अलग स्तर पर पूछी जाती है। जैसे जैसे हमारा ये प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे अलग अलग परीक्षाओं के लिए स्पेसिफिक क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? आप लोगों का सहयोग। ग्रो कीजिए, आप लोगों के ही हाथ में है। जितना आप वायरल कर सकते हैं चैनल को, उतना वायरल कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो ऑप्शंस आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। डायमेकस नाम याद आ रहा है? डायमेकस। देखिए मुझे तो इस तरीके से याद आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़ाते समय जो है थोड़ी सी गलती कर दी थी इसको। और मैंने ये एक राजदूत था, ये राजदूत था एंटियोकोटस का राजदूत था, जो कि सीरिया का राजा के राजदूत था। ठीक है, सीरिया के राजा का राजदूत था डायमेकस। तो ये किसके दरबार में आया था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जल्दी से दे दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? बिंदुसार होगा। बिंदुसार क्या आया था? सीरिया का राजदूत था ये। सीरिया का आपको याद होगा कि सीरिया के राजदूत से जो है उसने 3 चीजें मांगी थी, सूखी अंजीर और क्या मांगा था? मदिरा, अंगूर की मदिरा मांगा था। और क्या मांगा था? एक दार्शनिक मांगा था। तो जो वहाँ का एंटियोकोटस जो राजा था सीरिया का, उसने ये 2 चीजें तो भेज दी, सूखी अंजीर और अंगूर की मदिरा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। कहा कि दार्शनिक हमारे यहाँ विक्रय के लिए नहीं होते हैं। तो ये आराम से मैंने बहुत अच्छे से बताया था। डायमेकस किसके में आया था? डायमेकस जो आया था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और मैंने इस चीज को वहां पे ठीक भी किया था ना, उस वीडियो में ठीक भी किया था। तो ऐसे मैंने आप लोगों को, मुझे देखो ऐसे याद आ रहा है, क्लियर है? तो आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हैं, चीजों को ध्यान रख सकते थे। तो डायमेकस जो है वो राजदूत था, कहा का? सीरिया का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न लेते हैं ऐसे ही। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? ठीक है, अशोक का समकालीन एक राजा है तुर्मै, है ना? राजा का नाम क्या है? तुर्मै। अशोक के ही समकालीन है, जिस समय अशोक राजा बना है उसी समय वो भी वहां का राजा बना है। तो ये कहाँ का शासक था? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए? मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया
या सीरिया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, मिस्र। ठीक है, मिस्र का राजा था तुर्मै, जो अशोक के समकालीन था। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवस्था से लिया गया प्रश्न है। ऑप्शंस क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ऑप्शन बी है संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, मंत्री, सैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण के संबंध कर्मचारी। ऑप्शन डी है राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो सप्तांग में कौन शामिल है इनमें से? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। सप्तांग में देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है सप्तांग से। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सप्तांग, इसीलिए मैंने हाईलाइटेड करके अलग ही आप लोगों को समझाया था, नहीं समझाया था, बहुत ही अच्छे से समझाया था। और जिन्होंने वो क्लास आराम से की है, इत्मीनान से की है, प्रेम से की है ना, पूरा टाइम देकर किया, पूरा टाइम देकर किया है, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा। लेकिन जो लोग केवल देख रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन मिल जाए काम चल जाए, क्वेश्चन मिल जाए काम चल जाए, तो भाई जब तक ये रणभूमि में नहीं उतरोगे तब तक जो है काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए रणभूमि में उतरने से पहले अभ्यास क्षेत्र में उतर जाओ, क्योंकि ये आपका अभ्यास क्षेत्र है। यहाँ पर अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन अगर आप रणभूमि में उतर कर वही गलती करते हैं, दोहराते हैं, तो क्या हो जाएगा कि कब जो है आपके अंदर जो है एग्जामिनर का नेगेटिव मार्किंग वाला तलवार घुस जाएगा और आप हो सकता है कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाए। तो अभ्यास करते रहिए, पूरा अभ्यास करते रहिए और पूरा अंत तक जो है सारी क्लासेस को कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या होगा? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है, यानी कि कितने भागों में बटा हुआ है? तो 11, 12, 14, 15। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो आंसर क्या होगा? किसी को पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो इसका आंसर होगा 15। 15 अधिकरणों में बटा हुआ है क्या? और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो ये ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ठीक है, कौटिल्य है अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया है कि कहां से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? देखिए वही बात मैं समझा रहा था कि द्विभाषाई अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, आपके सामने आ गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने कि सर-ए-कूना या कांधार, मनसेहरा, ऑप्शन सी है कालसी, ऑप्शन डी है कलिंग। तो कहां का अभिलेख है जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या बोला हुआ है? सर-ए-कूना अभिलेख, सर-ए-कूना, सर-ए-कूना अभिलेख, यानी कि कहां है? कांधार में, कांधार यानी कि अफगानिस्तान में। और ये अभिलेख में द्विभाषा का उपयोग किया गया है, दो भाषा का उपयोग किया गया है। कौन कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है इन दोनों में? इसमें किया गया है आपका एक तो कौन कौन सी भाषा? अरामाइक, अरामाइक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और किस भाषा का प्रयोग किया गया? दूसरी भाषा बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अरामाइक और कौन सी भाषा होगी? ग्रीक, अरामाइक और ग्रीक भाषा। ठीक है, दो भाषाओं का उपयोग किया गया है सर-ए-कूना अभिलेख में, या सर-ए-कूना अभिलेख में, जो कि कहाँ है? अफगानिस्तान, कांधार में। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर हम लोग डिस्कशन भी किया है हमने कि अशोक के मनसेहरा एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? मनसेहरा, मानसेहरा और सहबाजगढ़ी दोनों कहाँ है? मानसेहरा, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी। ठीक है, ये दो बृहद शिलालेख हैं। ऑप्शंस आपके सामने, खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। तो क्या होगा इसका आंसर? खरोष्ठी। दोनों किसमें है? खरोष्ठी में है। किसमें है? खरोष्ठी अभिलेख, खरोष्ठी लिपि में है। किसमें है? खरोष्ठी लिपि में है। मैंने आप लोगों को बताया अधिकांश जो
अभिलेख हैं अशोक के, वो किस में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। लेकिन ये दो अभिलेख मानसेहरा और सहबाजगढ़ी ये किस में है? खरोष्टी लिपि में है। और ये दोनों कहाँ हैं? दोनों ही पाकिस्तान में है वर्तमान में। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आसान प्रश्न है ये भी, कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा? तो ऑप्शन है आपके सामने महेंद्र, संघमित्रा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है महारक्षित। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अशोक ने जो है धर्म प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो है अपने दूतों को भेजा। इसमें श्रीलंका में किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा। तो इसमें इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों, है ना? ए और बी दोनों। चलिए इसमें जो ऑप्शन डी है महारक्षित, उसको और बता दीजिए कि वो कहाँ भेजे गए थे? महारक्षित को कहाँ भेजा गया था? धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कहाँ भेजा था महारक्षित को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ या आप बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए आंसर, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यवन देश भेजा गया था, है ना? यवन देश भेजा गया था महारक्षित को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आसान है ये भी प्रश्न, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही जब बारीकी से पढ़ा होगा, क्लास को बहुत ही बारीकी से देखा होगा, तो इसका आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे ही। जैसे कि अभी पॉलिटी में रानी भाटी जी ने और रुपेश कुमार लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो संगीता हैं वो भी अच्छा उत्तर दे रही हैं। अभी तक तो उन लोगों के ही मैं कमेंट देख पाया हूँ कि उन्होंने जो है उत्तर दिए हैं इन सभी के। चलिए तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो यही है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो इस समय ऑप्शंस दिए हुए हैं महास्थान, सोहगोरा और मास्की, महास्थान और कालसी, ऑप्शन डी है भाब्रू और सारनाथ। तो आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि ये मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मैंने समझाया है और कराया है। ऐसा नहीं है कि इनमें से मैंने कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने आप लोगों को ना कराया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में महास्थान। महास्थान जो अभिलेख है वो कहाँ है बताएंगे कोई मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में? और इसके साथ ही कमेंट में जल्दी से कमेंट डाल दीजिए कि महास्थान कहाँ है, और सोहगोरा ये कहाँ है? जल्दी से ये भी कमेंट में डालिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो महास्थान कहाँ है? अभी बांग्लादेश में, बांग्लादेश में है। और सोहगोरा कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में, है ना? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, गोरखपुर यूपी। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि इससे क्वेश्चन अलग तरीके से ही पूछ लेता है। नॉर्मल ऐसे पूछ लेगा कि सोहगोरा कहाँ स्थित है, किस में है? गोरखपुर में, यूपी में। महास्थान कहाँ है? वर्तमान में बांग्लादेश में। तो ऐसे भी तो प्रश्न बन सकते हैं, कोई अलग तरीके से प्रश्न आराम से उठाए जा सकते हैं जो आराम से आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर लें। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि विष्टि क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, विष्टि क्या है? ऑप्शन है आपके सामने वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला। तो इसमें है विष्टि। तो ऑप्शंस आपके सामने है, विष्टि क्या है? तो आंसर दीजिए जिनको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा बेगारी, बेगारी। विष्टि अर्थशास्त्र में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो राजा या राजकीय भूमि पर कैसे काम करते थे, मुफ्त में काम करते थे, या जो गुलाम होते थे उनसे काम, दास जो होते थे उनसे काम करवाया जाता था, या फिर जो शत्रु देश के सैनिक होते थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, जासूस होते थे, तो उन लोगों से काम करवाया जाता था। तो विष्टि का अर्थ जो इस्तेमाल किया गया वो किसके लिए? बेगारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सारी प्रजा मेरी संतान है। तो प्रथम शिलालेख, दूसरा शिलालेख, पांचवा शिलालेख या बराबर गुफा शिलालेख? तो इसमें क्या होगा?
प्रथम शिलालेख। प्रथम शिलालेख ने तो बल्लीक पर मना किया ही है, उसके साथ ही उसने ये कहा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, मेरी संतान है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये पहला शिलालेख है, कलिंग में पाया गया है ना, उड़ीसा में कलिंग में पाया गया है। चलिए, कलिंग में पाया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आसान प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि अशोक ने वास्तविक जो उसका राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में हुआ। उससे पहले जो अशोक था वो कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का राज्यपाल था। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोषली। तो इसका आंसर होगा उज्जैन। क्या होगा, उज्जैन। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी, और क्वेश्चन इन्हीं से पुटअप्स होते हैं, और अधिकांश जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं और कई बार आए हुए भी हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन है आपके सामने, गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, या खोजी, या क्या कहा जाता था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष। तो आंसर क्या होगा, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष किसे कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है किसे, गुप्तचरों को कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का आंसर देने में मजा तभी आ रहा होगा आपको, आपका जो लोग आंसर दे रहे हैं उन, और जिन्होंने पूरी क्लास की है उसके बाद ये सेशन ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैं मानता हूं कि उनका कॉन्फिडेंस जो है ना, ये यहाँ था कभी वो यहाँ पहुंच गया होगा, है ना, बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ उठ रहा होगा, क्योंकि वो अब समझ पा रहे होंगे कि हमने जो पढ़ा है वो कुछ गलत नहीं पढ़ा है और बहुत ही सही पढ़ा है। और चाहे आपको यकीन ना हो तो आप अलग अलग परीक्षाओं को भी देख सकते हैं, जिसमें अगर इतिहास आता है या इतिहास आया है और मौर्य काल से अगर प्रश्न बने हैं तो इनमें से कोई ना कोई आपको प्रश्न रखा हुआ मिल जाएगा, बड़े प्यार से रखा हुआ मिल जाएगा। बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, या मौर्य काल हो, इसके बाद के जो हम काल को अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हमें चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी, उनसे प्रश्न हमेशा बनते हैं और अभी तक दोस्तों बनते आए हैं। तो हमें जो है किसी भी तरीके से रुकना नहीं है और अपने क्वेश्चंस करते रहना है। तो इसमें गूढ़ पुरुष किसके लिए इस्तेमाल किया गया, अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर होते थे ना, जासूस, है ना, जासूस लोग होते थे गुप्तचर, जैसे आजकल हमारा रॉ है ना, रॉ एजेंसी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये सब कैसे हैं, ये सब हमारे लिए जो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए ये प्रश्न भी जो है बड़े बहुत अच्छे से कराया था, ये डिटेल में बताया था आप लोगों को डिटेल में, कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा कौन कहता था पाटलिपुत्र को, उससे बोला नहीं जाता था बेचारे से, तो वो पोलीब्रोथा कहता था पाटलिपुत्र को, है ना। तो पोलीब्रोथा किसे कहता था, यानी कि खुद तो वो गलत अनाउंस करता ही था, उसके बदले में हमारे लिए क्वेश्चन और एक छोड़ के चला गया है ना। बताओ क्या क्वेश्चन छोड़ के चला गया है। पोलीब्रोथा जो है वो कौन कहता था पाटलिपुत्र को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आंसर। स्क्रीन पर तो ऑप्शंस हैं ही आपके सामने, मैं मुझसे क्यों बार बार बुलवाते हो। मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क या एरियन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। मैंने बताया था ना आपको कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या बोला है, पोलीब्रोथा बोला है ना, पाटलिपुत्र नहीं बोला जाता था बेचारे से, तो पोलीब्रोथा बोलता था। तो यहाँ पे पोलीब्रोथा आंसर होगा, क्या होगा, पोलीब्रोथा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्यारा मुन्ना सा प्रश्न है, आप लोग आंसर से आसानी से दे देंगे। कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, कि श्रीनगर, मैंने आप लोगों को बताया था श्रीनगर की स्थापना किसने की है। ऑप्शन में आपने आपको बता दिया, आंसर क्या होगा इसका, अशोक होगा। क्या होगा, अशोक। श्रीनगर की स्थापना की थी, एक नगर की और स्थापना की थी देवपत्तन। देवपत्तन की स्थापना कहाँ की थी अशोक ने, नेपाल में की थी, अभी नेपाल में चला गया है वो। तो ये भी अशोक ने इसकी स्थापना की थी। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जल्दी से बताइए, कि अशोक ने श्रीनगर में, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की और नेपाल में देवपत्तन नामक जगह की स्थापना की, और कश्मीर में एक मंदिर भी बनवाया था, कौन सा, अशोकेश्वर, अशोकेश्वर मंदिर बनवाया था। तो जो अशोकेश्वर मंदिर है वो, उसके बारे में भी जानकारी कहाँ से मिलती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग जो स्रोत में बता रहा था तभी मैंने इसको चीज़ को बताया था। तो ये मिलती है कल्हड़ द्वारा रचित, कल्हड़ ने किस की रचना की थी,
राजतरंगिणी की रचना की थी। तो जो राजतरंगिणी है उसका संबंध किससे है? कश्मीर से है। कश्मीर की प्रशासनिक व्यवस्था से राजतरंगिणी का मतलब है, उससे संबंध रखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न एक और, कि निम्नलिखित में से किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? देखिए एक बार फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, एक बार फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग देखते ही दे देंगे, ऑप्शन कालसी, रुम्मनदेही, विशिष्ट, कलिंग, राज्य आदेश, या ऑप्शन डी मास्की। तो क्या होगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, सीधे क्वेश्चन देख के आंसर लग जाएगा मास्की। क्या लग जाएगा? मास्की। ठीक है, तो ये इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, ना ही चीजों को बार बार दोहराने वाली बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में हैं? तो इसका आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए प्राकृत एवं ब्राह्मी, संस्कृत एवं ब्राह्मी, पाली एवं ब्राह्मी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, क्या होगा? प्राकृत एवं ब्राह्मी। प्राकृत एवं ब्राह्मी में अशोक के शिलालेख हैं, अधिकांश शिलालेख हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? भारत में किसके दरबार में आया था? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, या हेमू। तो किसके काल में आया था मेगास्थनीज? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, नहीं आया था? सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसमें उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह भी हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी इसको दिए थे। ऐसे ही कुछ क्षेत्र, कांधार, हेरात, ये जो कुछ क्षेत्र थे, ये किसके पास आ गए थे? ये 4 क्षेत्र आ गए थे कुछ किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। चलिए ये प्रश्न भी हो जाता है बड़े ही आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये भी मैंने बड़े आराम से आप लोगों को समझा दिया था कि केवल वह अभिलेख या वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। जिन्होंने क्लास किया वो आंसर दे देंगे बड़े आराम से, जो अभिलेख वाला क्लास है वो क्लास किए हैं। तो मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मनदेही का स्तंभ, क्विन का स्तंभ, या भाब्रू स्तंभ। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में क्या बताया है? अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है ना? भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। तो ये भी आसान प्रश्न है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न लेते हैं, आसान प्रश्न ये भी, कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? यानी कि कौन करता है आश्रय गृह के रूप में? किसके लिए किया गया है? आजीवकों, थारुओं, जैनों, या बौद्धों? किसके लिए किया गया है ये? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, बराबर की गुफाएं हैं, बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। नहीं करवाया था? और किसके लिए करवाया था? आजीवकों के लिए करवाया था। आजीवक संप्रदाय के जनक कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। मक्खली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के जनक हैं। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के जनक कौन है? मक्खली गोसाल हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि इसी में ही अगर हम एक और क्वेश्चन बना लें कि कितने गुफाओं का निर्माण करवाया गया था बराबर गुफाओं में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, और उन चारों गुफाओं के नाम लिख लीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग। इतने में जो है, देखिए हमारा बोर्ड मार्कर का इंक खत्म हो गया है, उसको हम इंक रिफिल कर लेते हैं। इतने में आप लोग जो है जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कितने अभिलेखों मतलब कितने गुफाओं का निर्माण जो है बराबर में अशोक ने करवाया था? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और कौन कौन सी गुफाएं थी वो? ठीक है, जल्दी से 4 गुफाओं के नाम लिख दीजिए, है ना? बड़े अच्छे नाम थे। लोमश ऋषि गुफा, ठीक है, लोमश ऋषि
गुफा, कर्ण चौपर गुफा, कर्ण चौपर गुफा, और सुदामा गुफा, और विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। तो मौर्य वंश का कौन शासक था जो आजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था? तो अशोक के पिता बिंदुसार। ठीक है, अशोक के पिता थे बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय के जनक कौन है? मक्खली गोसाल थे। और ये लोग कैसे होते थे? नियतिवादी थे, नियतिवादी थे, यानी कि जब भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसा ये लोग मानते थे। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, आसान प्रश्न है और आप लोगों ने अच्छे से आंसर भी दिया है, इस बात का मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ, आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। और ऐसे ही अगला प्रश्न लेते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सीधा सा आंसर क्या होगा इसका? आर्थिक धार्मिक जीवन, या फिर राजनीतिक नीतियां, या फिर सामाजिक जीवन। तो क्या होगा इसका आंसर? राजनीतिक नीतियां, है ना, प्रशासनिक या राजनीतिक जो नीतियां हैं उसके बारे में बताया गया है बहुत ही अच्छे से, कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है किसकी? मौर्य वंश के, जो मौर्य साम्राज्य की क्या प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। इस चीज को मैं लेता हुआ आ रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन करने में बड़ा ही मजा आ रहा है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होते जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अगर जितनी ही वायरल होगा चैनल, उतना ही ये प्लेटफॉर्म जितना आप वायरल कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे, उतना ही अच्छे कंसेप्ट जो है आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है जब हम देखते हैं कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं कि यार ठीक, कुछ तो हो, मतलब कोई अप्रिसिएशन तो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की। तो ये चीज ना आ पाए हमारे मन में। हालांकि इतने पॉजिटिव तो हम हैं कि हार नहीं मानने वाले हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए उसमें, कि पूरा का पूरा आप लोग जो क्या करें, शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। इसी तरीके से अगला प्रश्न, जो कि आसान प्रश्न है और आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे, थोड़ा सा तार्किक भी है, लेकिन एक लाइन का प्रश्न है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन है गिरनार, ऑप्शन बी कांधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। तो अगर आपको पता है कि किन किन शहरों में अभिलेख हैं या शिलालेख हैं, तो आपको ये अपने आप ही पता चल जाएगा ऑप्शन में से कि किस में नहीं है। देखिए, किस किस में है? गिरनार का शिलालेख है जूनागढ़ का, ये मैंने आप लोगों को बताया। कांधार का शिलालेख है, गिरनार वाला जो शिलालेख है, और कांधार में भी शिलालेख है जो द्विभाषी, कांधार वाला द्विभाषी है। टोपरा का शिलालेख था जिसे फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था। मेरठ के शिलालेख को फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आया था? मेरठ ले आया था। तो इसी तरीके से बचा कौन? पाटलिपुत्र, यानी कि जो राजधानी थी उसी में ही कोई शिलालेख नहीं था। तो सीधा सा ध्यान रखिए कि दिया तले अंधेरा, है ना भाई, जो दिए के तले अंधेरा होता है ना, कि दिया जल रहा होता है उसके नीचे अंधेरा होता है, यानी कि जो राजधानी थी उसमें कोई स्तंभलेख या शिलालेख नहीं था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र आंसर हो जाएगा, कि इसमें कोई भी शिलालेख नहीं है, शिलालेख नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो आराम से क्वेश्चन थोड़ा तार्किक है, बस आराम से आंसर हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। चलिए, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? आसान प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन से हैं? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन से? देखिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और क्लास जो है केवल मौर्य वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उसकी लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी भी मैं ये नहीं, अभी भी जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से किए हैं, पुटअप किए हैं, वो तो अभी एक छोटे से हिस्से को कवर कर पा रहे हैं, जो पूरा सिलेबस अभी हमने कवर किया है मौर्य वंश को लेकर। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास जो है और क्वेश्चन आंसर्स की हम ले लेते हैं, जिसके बाद जो है हम देखेंगे कि क्या और आ सकता है। तो अगर आप लोग एग्री हैं कि एक और क्लास हो जानी चाहिए क्वेश्चन आंसर्स की मौर्य वंश से रिलेटेड, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, लिखिएगा जरूर कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इतने से में जो है नहीं हो पाएगा अभी पूरा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और मेरे माइंड में निकल के आ रहे हैं, कई सेक्शन जो है अभी छूट भी रहे हैं। तो यहाँ पर लेते हैं। तो मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन है अश्वघोष, विशाख दत्त, कालिदास या भास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जिन्होंने शुरुआती पहली वीडियो देखी मौर्य वंश की, कि कहाँ से हमें स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त। देखिए, इसीलिए मैंने महत्वपूर्ण जो स्रोत थे शुरुआत में ही आपको लिखवाए थे, कि विशाख दत्त जो है, इनकी रचना क्या है? मुद्रा राक्षस है।
तो मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश के विषय में कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो इसके रचनाकार को पूछ लिया गया है यहाँ पे बड़े आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान प्रश्न है कि मौर्य वंश की या मौर्य साम्राज्य की प्रचलित राजकीय मुद्रा का नाम क्या है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, अगर पिछली क्लास आपने की है तो उससे आंसर दे देंगे। आपकी क्या दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का, राजकीय मुद्रा का नाम क्या है। तो ऑप्शन है पर्ण, तौल, काकड़ी, दिनार। तो क्या होगा इसका सीधा सा आंसर होगा पर्ण। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बना, पर्ण जो है किस धातु से बना था, चांदी से बना था, है ना, चांदी से बना हुआ होता था। तो राजकीय मुद्रा क्या है, पर्ण इसकी राजकीय मुद्रा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आसान प्रश्न है ये भी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। जिसने अपने जीवन के अंतिम, तो हम सभी जानते हैं, ऑप्शंस आपके सामने, उसी में से होगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो क्या होगा इसका आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किसको अपनाया, जैन धर्म को अपनाया। और कमेंट में लिखिए कि जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को किस जैन भिक्षु ने, किस जैन आचार्य ने दी थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से आंसर। क्या होगा आंसर इसका, आंसर होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु ने इनको क्या दिया था, शिक्षा दी थी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवना पिय पियदशी भी था। देवना पिय पियदशी भी था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम या महावीर। तो इसका आंसर क्या होगा, अशोक। अशोक को क्या कहा गया है, देवना पिय पियदशी। अशोक को क्या कहा गया, देवों का प्यारा। इसी ये कहाँ मिलता है, अधिकांश जो इसके अभिलेख हैं उस पर केवल 4 अभिलेखों को छोड़कर, देवों का प्यारा, देवों का प्यारा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आराम से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बुद्ध शाक्य अशोक को किस शिलालेख पे कहा गया है। बुद्ध शाक्य अशोक को किस शिलालेख पे कहा गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बुद्ध शाक्य, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। बुद्ध शाक्य किस पे कहा गया है, मास्कीपर की कहा गया है, मास्कीपर। मास्कीपर अशोक भी कहा गया है, उसे बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये यहाँ तक कुछ ऐसे प्रश्न थे। और प्रश्न अगर आप चाहते हैं कि अगली क्लास हो तो कमेंट डालिएगा। और अगली क्लास तभी मैं ये कहूँगा कि जब आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा जितने शेयर्स आएंगे, जितने अगर कुछ हमें देखने वाले या सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो मैं अगली क्लास को जरूर करूँगा। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में कि अगली क्लास, एक और क्लास अगर होनी चाहिए। अगर वो तभी होगी जब कुछ देखने वाले और बढ़ें, समझने वाले और बढ़ें। बाकी जो देख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब मज़ा तब आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर्स देते हैं। तो आज हम यहीं रहने देते हैं, अगली क्लास देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर की लेते हैं या फिर हम अगली लेते हैं। कमेंट में जरूर डालिएगा कि क्वेश्चन आंसर की क्लास होनी चाहिए अगली या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे। अगर ज़्यादा इस बार इस पक्ष में आता है कि हाँ क्लास होनी चाहिए और क्वेश्चन आंसर्स की और रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो मौर्य वंश से रिलेटेड है, तो अगली क्लास वो करेंगे। नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। जो शुंग वंश आता है, अगला जो वंश आता है वो क्या आता है, कैसे आता है, या मौर्यों के बाद जो कौन कौन से वंश भारत में आते हैं उसकी हम लोग बात और डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस, नॉलेज और अपनी प्रैक्टिस आपको पता चली होगी कि आप लोग कहाँ हैं अभी। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में क्लास को और सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाइए प्लीज़। मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।